बिहार की एक सूनी शाम थी। हवाओं में ठंडी उदासी समाई हुई थी और गांव के गलियों में मानो कोई अनकहा सन्नाटा चल पड़ा हो। इसी सन्नाटे को चीरती एक चिल्लाहट आई, माँ, मेरा नाम ना कहना। माँ, मेरा नाम मत लेना। और उस आवाज के साथ एक छोटी बच्ची की दुनिया हिल गई। बेलापुर से थोड़ी ही दूरी पर बसा छोटा सा गांव कुसुमपुर। यहाँ रहने वाले रामकरण और उसकी पत्नी गीता को गांव वालों की नज़र में कोई खास शौहरियत नहीं थी। वे साधारण किसान थे, खेतों में दिन रात मेहनत करते, घर और परिवार संभालते। उनकी 8वीं संतान जब जन्मी तो लोगों ने बस एक और नन्ही मुस्कान समझा। पर यह नन्ही सी लड़की, जिसका नाम उन्होंने स्नेह से सावित्री रखा, कुछ अलग थी। उसकी बातें, उसकी मांगें और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। 2.5 साल की ही जब सावित्री बोलने लगी तो उसके छोटे छोटे शब्दों ने गीता और रामकरण के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कई बार सोचा, बच्चे तो अजीब अजीब बातें कर लेते हैं, पर जब सावित्री ने साफ साफ कहा, मेरा नाम सावित्री नहीं, मैं प्रीति हूं, मैं दिल्ली के साउथ सिटी अपार्टमेंट में रहती थी, मेरे बच्चों का नाम अनुष्का और अंश है, मेरे पति का नाम अरविंद था, उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया था, तो गीता की आंखों में एक अजीब सी झंझनाहट उतर आई। यह तो बचपन की कल्पना है, रामकरण ने कहा। पर सावित्री की हर अगली बात ऐसे मामूली न थी। वह बार बार दिल्ली, साउथ सिटी, ब्लू इंचेस, उसके शब्दों में कुछ अंग्रेजी नाम की बातें करती। वह कपड़े, परफ्यूम, घर की बालकनियों का जिक्र करती, ऐसी चीजें जो कुसुमपुर के किसी छोटे बच्चे के लिए अजनबी थीं। धीरे धीरे उसकी बातें सिर्फ यादों तक सीमित न रहीं। वह अपनी माँ गीता से कहती, तुम ये सादा साड़ियाँ क्यों पहनती हो? मेरी प्रिया 1000 रुपये की साड़ियाँ पहनती थीं। या मैंने अपने पैरों की नाखून घर पर पेंट नहीं छोड़े थे, मैंने हर रविवार को सेंटर पर कहा था। गीता को अजीब सा लगने लगा। वह और रामकरण चुपके चुपके गांव वालों से सलाह लेने लगे। कहाँ सुनने में मजाक जैसा था, पर सावित्री के शब्दों में बार बार एक सटीकता थी। वह नाम बता रही थी, अपार्टमेंट ब्लॉक का नंबर जैसा कुछ, एक छोटी सी बस्ता, बैग का रंग और एक गहने की याद जिसमें एक निश्चित डिजाइन था। लोग अब यह मानने लगे कि यह किसी सिखाई हुई बात का असर नहीं है, कुछ गहरा है। एक दिन सावित्री के घर के पास से गुजरते हुए गांव के सबसे पढ़े लिखे युवक रवि ने सुना कि वह बार बार दिल्ली की गौर ग्रीन का जिक्र कर रही है। रवि ने हंसते हुए कहा, वाह, हमारे गांव की बच्ची अब दिल्ली की मल्लिका बन गई। पर उसके मन में भी जिज्ञासा जाग उठी। उसने इंटरनेट के जरिए गौर ग्रीन की फोटो निकालकर सावित्री के सामने रख दी, और जो हुआ उसे याद कर रवि अब तक कांप उठता है। सावित्री उस बिल्डिंग की छवि देखते ही जोर से चिल्लाई, यही हमारा बालकनी वाला घर था, यहां मेरी बटेरी हमेशा गिरी रहती थी। रवि के हाथ कांप गए। वह तो गांव में ही था, पर उसने पता लगा लिया और फिर अकेले आगरा दिल्ली जाकर सच्चाई की तह तक जाने का निश्चय कर लिया। रवि जब शहर पहुंचा और उसके बताए हुए पते पर हुआ तो वहां एक आलीशान अपार्टमेंट मिली, और उसी फ्लैट के घुसते ही अपार्टमेंट की सफाई लड़की के रूप में काम करने वाली एक महिला के हाथ कांप गए। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, क्योंकि फोटो में दिखने वाली वो सोने सी चेन वही डिजाइन उसके मालिक की थी, और उसी घर के दरवाजे पर एक नाम लिखा था, अरविंद शर्मा, मालिक। रवि का रोम रोम खड़ा हो गया। उसने फ्लैट की मैनेजर से पूछा और पता चला कि करीब 1 साल पहले इसी घर की एक महिला, प्रीति शर्मा, की अचानक रहस्यमयी मौत हुई थी और मामला भी पुलिस तक गया था। प्रीति के पति अरविंद ने कहा था कि उसकी मौत दुर्घटना थी, कि घर में कोई शोर शराबा हुआ था उस रात। मामला सोचनीय था। रवि ने तुरंत गांव लौटी हुई सावित्री के परिवार को बुलाया और अपनी खोज बताई। गांव में कुछ लोग हंसे, कुछ लोग डर गए, पर सावित्री की मां गीता के तो होश ही उड़ गए। वह समझ गई कि यह कोई मामूली बात नहीं। आरोप प्रत्याशियों की आहटें अब हवा में गूंजने लगीं। घटना की गूंज जब स्थानीय पुलिस तक पहुंची तो केस का जिम्मा एक अनुभवी पर संशयी इंस्पेक्टर सुमन सिंह को सौंपा गया। सुमन ने पहले तो ऐसा सोचा कि यह सब कोई शोकधन का खेल है, परिवार पैसा मांग रहा है, पर सावित्री के पास आए प्रमाणों ने उसे चौंका दिया।
उसने छोटे छोटे सवाल पूछे। फ्लैट का नंबर, उस रात क्या पहना हुआ था, किसकी हंसी आई थी। और हर बार उस छोटे से बच्चे के जवाब इतने सटीक और विशिष्ट थे कि सुमन को खुद पर भरोसा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर सुमन ने सबसे पहले सावित्री की बातें फ्लैट के उन लोगों से मिलाकर देखीं। फ्लैट की देखरेख करने वाले चौकीदार, गृहिणी की सहेली और जो किराए पर शादी व्यवस्था का सामान लाया था, सभी से पूछा। धीरे धीरे कुछ बातें खड़ी होकर सामने आईं। प्रीति ट्विटर पर कुछ लोगों से बहस कर रही थी। उसने किसी विकराल ठेकेदार को सख्ती से इनकार कर दिया था और उस रात के कुछ सीसीटीवी फुटेज में 2 छायादार लोग फ्लैट के पास दिखाई देते हैं, पर रिकॉर्ड उस समय के ठीक बाद गायब पाया गया। निकट जांच में पता चला कि कुछ फोन कॉल्स उस रात एक स्थानीय कारोबारी राकेश झा के नंबर से की गई थीं और वह कारोबारी स्थानीय स्तर पर कम इच्छुक सौदों के लिए कुख्यात था, पर कानून के लिए सिर्फ बच्चों की बातें पर्याप्त सबूत नहीं होती। इंस्पेक्टर सुमन ने फॉरेंसिक, सीसीटीवी रिकवरी और फोन रिकॉर्ड खंगाले, पर सबसे निर्णायक घटना तब हुई जब उसने सावित्री को उस फ्लैट पर ले जाकर नेगेटिव टेस्ट किया। यानी फ्लैट में रखी कुछ ऐसी चीजें दिखाई गईं जिनके पास सिर्फ प्रीति की पहुंच थी। सावित्री बिना हिचकिचाहट उसे पहचानने लगी। यह मेरा मेकअप का बॉक्स था, इसमें लाल टूथपेस्ट जैसे छोटे केस थे और यह वह छोटी सी सिल्वर रिंग है जिसे मैं अपने अंगूठे पर हमेशा पहनती थी। सभी को चौंकाने वाली बात यह थी कि रिंग के अंदर एक छोटी सी खुदी हुई तारीख थी, 12/10। प्रीति की पुरानी चीजों के साथ मिलाकर यह सबूत और भी ठोस हुए। इंस्पेक्टर ने जब केस की मालखलाशी शुरू की तो एक बड़ी साजिश की परत खुली। राकेश झा और उसके साथी ने प्रीति के खिलाफ उग्र दबाव डाला था ताकि वह मनमाने टेंडर और कर्ज मंजूरी का झंडा उठा दे। प्रीति ने न माना तो उसे खतरा समझा गया। उस रात उसे जहर दिया गया, पर हत्या की शिनाख्त छुपाने के लिए लोगों ने सीसीटीवी रिकॉर्ड मिटवा दिया और सबको दुर्घटना लिखवाने की कोशिश की। राकेश और उसका सहयोगी नर्वस थे, पर इंस्पेक्टर सुमन के पास अब फोन रिकॉर्ड, कुछ वित्तीय लेन देन के निशान और एक जानकार गवाह, एक पुरानी नौकरानी के बयान थे। सबूतों के बीच एक निर्णायक मोड़ आया जब इंस्पेक्टर ने राकेश के घर पर छापा मारा और वहां एक असली खजाना नहीं, परचून की दुकान की रसीदें और एक झूठा अलीबाई पाया। मुस्तैदी से पूछताछ करने पर राकेश घबराया और एक साथी के बड़े दबाव के कारण उसने कबूल किया कि उसने कुछ लोगों से पैसे लिए थे। फिर भी वास्तविक हत्यारे अजगर की तरह धीरे धीरे बाहर निकलते गए और तब एक गवाह ने बताया कि उसी रात राकेश के साथी विकास को फ्लैट के पास देखा गया था। विकास के पकड़े जाने पर असल सच उगल पड़ा। उसने बताया कि राकेश ने उसे पैसे दिए थे और कहा था कि एक कहरू खतरा मिटा देना है। विकास के कबूलनामे के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। किसी भी केस में कोर्ट वह जगह है जहां भावनाएं, प्रमाण और कानून का मिलन होता है। जब कोर्ट में सावित्री को गवाही के लिए बुलाया गया तो मीडिया की रोशनी, माइक और सवाल सब कुछ था, पर जो दृश्य सबसे हृदयस्पर्शी था वह था जब छोटा सा चेहरा, जिस पर अब तक की सारी दुनिया की समझी न जाने वाली बातें बैठी थीं, ने सलीके से कहा, मैं प्रीति हूं, मेरे बच्चे अनुष्का और अंश हैं, मां बताओ वो कहां हैं। कोर्ट में बैठी प्रीति की मां और बच्चों की तस्वीरें देखकर जनता की आंखें नम हो उठीं। बचपन की मासूम जुबान में जो सच्चाई थी उसे बहुतों ने आंखों हाथों से महसूस किया। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूतों ने इकट्ठा करके असर पैदा किया। फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी रिकवरी, विकास का कबूलनामा और सबसे मजबूत, सावित्री द्वारा पहचानी गई रिंग और मेकअप बॉक्स। वकीलों ने हर तरकीब आजमाई कि यह सब सिखाया गया होगा, यह सब साजिश के तहत रचा गया होगा, पर फॉरेंसिक और गवाहों की साक्ष्यता ने बचाव की दलीलों की हवा निकाल दी। अंततः जिस दिन फैसला आया, अदालत ने राकेश और उसके सहयोगियों को दोषी करार दिया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। पर इस कहानी का केवल कानूनी पक्ष ही रोमांचक नहीं था, भावनात्मक उलझनें भी कम नहीं थीं। सावित्री का पुनर्जन्म, एक तरफ उसके पैदा होने वाले माँ बाप गीता रामकरण और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रीति की सखी और अनुष्का अंश के लिए वैसा ही भावुक प्रश्न, कौन मेरी मां है, महीनों की चिंता बन गया।
सार्वजनिक बहस में मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज शास्त्री शामिल हुए। कुछ लोग कहते थे कि यह केवल कॉग्निटिव हिस्ट्री है, बच्चे की अवचेतन क्षमता ने कहीं से सुनी बातें जोड़ दी। कुछ लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार कहा, पुनर्जन्म का प्रमाण। एक दिन दोनों परिवारों की बैठक हुई, गांव के घर में और दिल्ली की कोठी में। सावित्री ने, जो अब 7 साल की हो चुकी थी, सबको ध्यान से सुना और फिर मासूमियत से बोली, मैं दोनों की हूं, लीला, गीता की तरह। मेरी मां है क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया। प्रीति मेरी मां भी है क्योंकि उसके साथ मेरा प्यार पहचान जुड़ा हुआ था। मैं चाहती हूं कि सब मिलकर रहें। इस उक्ति ने सबको चौंका दिया। बड़े बुजुर्ग, जो शुरू में अपने अपने अधिकार जताकर भिड़ते थे, एकदम शांत हो गए। अंततः एक समझौता हुआ। सावित्री की पढ़ाई और पालन पोषण दोनों परिवार मिलकर साझा करेंगे। वह दिल्ली में कुछ महीने बिताएगी, कुछ महीने गांव में। दोनों परिवारों की जिम्मेदारी और प्यार उससे जुड़े रहेंगे। राकेश और आरोपियों को जेल में भेजा गया। विकास ने अपने गुनाह की सजा मानी और पुलिस के साथ सहयोग किया। समय के साथ सावित्री की पुरानी यादें भी थोड़ी धुंधली होती चली गईं। जैसे जैसे उसकी अपनी पहचान मजबूत हुई, प्रीति के हिस्से धीरे धीरे पीछे हटने लगे। फिर भी उसकी इंटीग्रेटेड पहचान, गांव की मासूम बच्ची और शहर में गुजरी हुई जिंदगी की परछाई, दोनों ने उसे संवारा। बड़े होकर वह न केवल पढ़ी लिखी बनी, बल्कि समाज सेवा में भी जुट गई। आर्थिक रूप से कमजोर और शोषित महिलाओं की मदद करने लगी, शायद इसलिए कि उसने खुद 2 दुनियाओं के दर्द और प्यार को एक साथ झेला था। इंस्पेक्टर सुमन, जिसने इस केस को न सिर्फ सच्चाई तक पहुंचाया, बल्कि अपने तर्क और विश्वास दोनों को झकझोरते हुए एक नया दृष्टिकोण भी अपनाया, अक्सर गांव आता और सावित्री से मिलता। एक बार उसने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम अब भी महसूस करती हो कि तुम प्रीति हो? सावित्री ने हंसते हुए कहा, अंकल, अब मैं सावित्री ही हूं, पर कभी कभी रातों में मुझे लग जाता है कि कोई पुरानी गंध, कोई पुरानी हंसी फिर से आती है। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसे मालूम था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझा नहीं पाता, पर इंसानियत के लिए न्याय जरूरी है, और वह पूरा हुआ। कहानी का आखिरी दृश्य कुछ सालों बाद का है। सावित्री ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां लड़कियां पढ़तीं, कपड़े सिलना सीखतीं और आत्मनिर्भर बनतीं। दिल्ली में प्रीति की पुरानी मां और बच्चों के साथ उसका रिश्ता भी बना रहा। दोनों परिवार मिलकर त्योहार मनाते, और उसी स्कूल के बाहर एक छोटा सा शिलालेख लगा था। जहां एक आत्मा को न्याय मिला, वहां प्रेम ने घर बसाया। ये कहानी सिर्फ रहस्य नहीं थी, ये प्यार, न्याय और पहचान की कहानी थी। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म कहेंगे, कुछ लोग इसे अद्भुत मानस शक्ति, पर जिसने भी इस यथार्थ का सामना किया, उसने सीखा कि इंसानियत के रिश्ते, चाहे कितने भी असामान्य रूपों में क्यों न दिखें, अंततः मानवता और करुणा की मांग करते हैं।